हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग को देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसा कि पहले आप पढ़े हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्चुअली तीन तरह का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला हुआ, कुछ सीरीज में भी है, कुछ पैरेलल में भी है। तो सेल्स का तीन तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। आज हम लोग पहले देखें सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखें पहला, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें दो तरह का केस है। एक केस हमको मिलेगा, मान लेते हैं ऐसा सेल मेरे पास है, हर एक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जितना सेल हमारे पास है, हर एक सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, एक समान हो। तो पहले देखें व्हेन सेल्स आर ऑफ द सेम ईएमएफ। पहला हम लोग देखें व्हेन सेल्स आर of the same EMF and internal resistance आपके पास मान लेते हैं बहुत सारा सेल्स है और हर एक सेल का ईएमएफ एक समान है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक समान है। मान लेते हैं एन सेल है आपके पास, हर एक सेल का ईएमएफ है ई, हर एक सेल का ईएमएफ है ई और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। कितना है नंबर ऑफ सेल? नंबर ऑफ सेल मान लेते हैं एन सेल है, एन सेल्स है। अब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा मेन निकालना है। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, इसका करंट का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग सर्किट कंप्लीट कर दें। मान लेते हैं हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम जोड़ दिए आर। लेट नंबर ऑफ सेल्स कितना है? एन। नंबर ऑफ सेल्स है एन है। एक सेल का ईएमएफ क्या है? ईएमएफ ऑफ ईच सेल। हर एक सेल का ईएमएफ क्या है? ई। हर एक सेल का ईएमएफ है ई। ऐसा ऐसा कितना सेल है? एन। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ of the combination
सब चूंकि सीरीज में है, सबका प्लस एक तरफ है, सबका नेगेटिव इन एक तरफ है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा N इंटू ई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल कितना है? आर। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, नंबर ऑफ सेल क्या है? एन। मतलब आर 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 सब है इंटरनल रेजिस्टेंस, सब सीरीज में जुटा हुआ है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिखिए। सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसा ऐसा एन सेल है और सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन इंटू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है? आर। तो इस कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सब देखिए सीरीज में है, सब सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया कैपिटल आर प्लस एन आर। तो मान लेते हैं इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू हो जाएगा देन amount of current flowing through circuit, amount of current flowing through circuit, कितना करंट फ्लो होगा? इस सेल में ईएमएफ कितना है, मतलब वोल्टेज कितना है? ईएमएफ जस्ट लाइक ए वोल्टेज, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला, तो यहां हम लोग लिखेंगे टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना हो गया? एन इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एन आर। मतलब यहां करंट का वैल्यू हो गया, तो करंट का वैल्यू हो गया एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जहां हर एक सेल का ईएमएफ बराबर हो, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो, उस कंडीशन में इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होता है, तो करंट का वैल्यू होता है एन ई बाई आर प्लस एन आर। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग देखें कि मान लेते हैं कि यह जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है एक्सटर्नल के कंपेयर में बहुत कम है, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू बहुत कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर। जरा हम लोग एक केस देखें।
क्या कह रहा है? अब हम लोग जरा एक केस देखें। केस 1, सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। इफ R इज मच ग्रेटर देन NR, सेल का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में भी उस सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा? तो करंट कितना फ्लो होगा? I NE बाय, देखिए R का वैल्यू NR के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो NR नेग्लिजिबल हो जाएगा, बाई R N E बाई R। मतलब E क्या है? EMF, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, तो EMF बाई रेजिस्टेंस करंट। तो यदि उस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल रहेगा तो करंट कितना फ्लो होगा? E बाई R। तो यदि N सेल है तो N इंटू E बाई R, मतलब यहां करंट का वैल्यू एक सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कंपेयर में N टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब N मल्टीप्लाइड बाय करंट flowing through one cell, flowing through one cell। मतलब इस कंडीशन में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इस कंडीशन में जो करंट हमको मिलता है, करंट का वैल्यू एक सेल से जो करंट हमको मिलेगा उसके कंपेयर में N टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को करना ज्यादा फायदेमंद है। अब जरा हम लोग देखें कि यदि यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में कम है, तो क्या होगा? केस 2, इफ R इज लेस देन NR, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है। मतलब सीधी सी बात कहिए कि उस सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तब क्या होगा? तब I, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है, मतलब कैपिटल R का वैल्यू बहुत कम है, तो इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको हम लोग हटा दें। NE बाई NR, N कट गया, E बाई R, E बाई R मतलब EMF बाई रेजिस्टेंस, EMF बाई रेजिस्टेंस से तो हो गया करंट ऑफ वन से, तो ये क्या हो गया? करंट फ्लो थ्रू वन से, ये हो गया करंट ऑफ वन सेल। एक सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है वही हमको N सेल रहने पर भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है। मतलब इसमें करंट का वैल्यू कोई हमको ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ, करंट का हमको ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारा सेल्स को हम कंबाइन किए हैं, फिर भी करंट का वैल्यू उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से करंट मिलता है। कहने का मतलब यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन तभी ज्यादा यूजफुल होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तब यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट में बहुत कम है, तब सीरीज कॉम्बिनेशन करने से करंट का वैल्यू में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है, उतना ही करंट मिलता है जितना एक सेल से करंट मिलता है।
तो ये तो हो गया कि जब बहुत सारा सेल्स है, सब सेल का ईएमएफ एक समान है, सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक समान है, तब मतलब हमको बड़ा करंट हमको चाहिए, लार्ज करंट चाहिए। तो लार्ज करंट चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बड़ा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि बड़ा हो तब सीरीज कॉम्बिनेशन हमको करना चाहिए। मतलब तो ये तो हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें तभी करना चाहिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो हम लोग नेक्स्ट केस देखें। मान लेते हैं सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका अलग अलग हो। बी में हम लोग देखें, पहला क्या था, when cells are the same EMF and internal resistance। अब देखें when cells are of different EMF and internal resistance हर एक सेल का ईएमएफ डिफरेंट हो, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो। जरा हम लोग पहले दो सेल के लिए देखें। फॉर टू सेल्स, दोनों सेल का पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल का ईएमएफ E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसको सर्किट बनाने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक जोड़ दें, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़ दिए कैपिटल R। तो जरा देखिए इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट हमको मेन निकालना है। अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू कितना होगा, यहां दोनों सेल का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक साइड है, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़े हैं, तब यहां ईएमएफ का वैल्यू ऐड हो जाता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़िएगा, तो यहां ईएमएफ का वैल्यू ऐड हो जाता है। खैर, हम लोग यहां पहले हम लोग देखें इसका रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होता है, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और मेनली यहां करंट का वैल्यू क्या होता है, सो हमको निकालना है। एक जनरल फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करें, जो दो सेल है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1 है, और दूसरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2। एक सेल का पोटेंशियल मतलब वोल्टेज V1 है, दूसरे सेल का पोटेंशियल मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो हम लोग पहला जरा देखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। V1 का वैल्यू क्या होगा, पढ़े हैं, इसके पहले पढ़े, V इक्वल टू E माइनस IR। तो इसका ईएमएफ है E1, E माइनस IR। करंट इसका फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस हो गया R1। ईएमएफ माइनस IR1 होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। तो ईएमएफ
माइनस आई R1 हो गया। उसी तरह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा सेल का क्या होगा? दस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल के लिए कितना हो जाएगा? V2 का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा सेल का ईएमएफ कितना है? E2। E2 माइनस करंट का वैल्यू तो ही होगा, दोनों में सेम होगा। करंट तो वैल्यू सेम होगा दोनों में, तो V2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे I इंटू R2। तो V2 इक्वल टू हो गया E2 माइनस I इंटू R2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? नाउ टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन। टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हम लोग लिख सकते हैं? V इक्वल टू V1 प्लस V2। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका टर्मिनल पोटेंशियल, दोनों का यहां से लेकर के यहां तक का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, तो टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB या अक्रॉस AB कह सकते हैं या अक्रॉस कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो V इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? E1 माइनस I R1 और V2 हो गया E2 माइनस I R2। तो हम लोग लिखेंगे E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। टोटल V का वैल्यू हो गया। जहां E1 प्लस E2 क्या हो गया? टोटल ईएमएफ हो गया। अभी बता रहे थे यहां पॉजिटिव पॉजिटिव से कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव का नेगेटिव से, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसमें ईएमएफ का वैल्यू ऐड हो जाता है। तो E1 प्लस E2 क्या हो गया? टोटल ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और R1 प्लस R2 कितना हो गया? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, दोनों सेल का। तो V ये हो गया V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब मान लेते हैं कि A जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन किए हैं, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना है? टोटल ईएमएफ मान लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का E है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। यदि इसके जगह पर एक सेल रहता, एक सेल, तो उसका ईएमएफ E है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। तो क्या होगा?
let effective EMF of the combination इक्वल टू E है एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर हो गया। मतलब कह सकते हैं यदि एक दोनों को हम कंपेयर करें तो यहां क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। यदि इसको हम एक माने, इफेक्टिव ईएमएफ कैपिटल E माने, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R माने, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E माइनस आई आर। तो दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चाहे इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पहले करंट का वैल्यू निकाले, पहले कंपेयर कर ले। कंपेयरिंग तो E इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 और R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। नाउ अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? नाउ अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू हो गया I। तो इफेक्टिव ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है? E टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। तो इसको हम लोग कर सकते हैं या इसी को हम लोग कहेंगे I इक्वल टू टोटल ईएमएफ हो गया E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर दिए तो I का वैल्यू E बाई R प्लस R। तो E का वैल्यू दोनों को कंपेयर किए हैं तो E1 प्लस E2, R का वैल्यू हो गया R1 प्लस। ये तो हो गया यदि दोनों का एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिलता है तब। मान लेते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कॉम्बिनेशन कर दिए, इस तरह हम लोग कंपेयर कर दिए कि दोनों का पॉजिटिव एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? कर रहे हैं स्पेशल केस एक देखिए। पहला, ये जो दोनों हम सेल जोड़े हैं क्या है? पॉजिटिव को पॉजिटिव का नेगेटिव से जुड़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसा भी हो सकता है इफ टू सेल्स are connected in series so as
इस तरह का मान लेते हैं, जोड़ देते हैं। एक सेल इधर है और दूसरा सेल इस तरह का है, तो क्या होगा? देखिए, इसका सेल का ईएमएफ है E1, इसका सेल का ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो कितना करंट फ्लो होगा? तो कहता है I का वैल्यू हो जाएगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह जो होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए या नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दीजिए, तो इसमें क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घट जाता है। जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा घट जाएगा। तो टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा E1 माइनस E2। यहां ये शो कर रहा है कि E1 का वैल्यू E2 से बड़ा है। मान लेते हैं E2 का वैल्यू बड़ा रहेगा, तो E2 माइनस E1 करेंगे, प्लस टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहता है कि यहां ईएमएफ का वैल्यू भले ही अंतर हो जाएगा E1 माइनस E2, लेकिन रेजिस्टेंस तो ये सीरीज में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एज बिफोर, पहले की तरह, मतलब ये R1 प्लस R2 ही रहेगा। तो यहां करंट का वैल्यू हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस, ये तो हो गया दो के लिए। मान लेते हैं बहुत सारा रजिस्टर है, N रजिस्टर। Case 2, for N cell, if N cells are N cells of different EMF and internal resistance are connected in series, तो अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू हो जाएगा टोटल ईएमएफ। तो जैसे यहां दो सेल था, तो E1 प्लस E2, N सेल है तो E1 प्लस E2 प्लस E3, यह टोटल ईएमएफ कब होगा? जब हर एक सेल का इस तरह कॉम्बिनेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से हो, तब ये होगा। और नहीं तो उसमें ज्यादा मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव, कुछ से पॉजिटिव से है, नेगेटिव नेगेटिव से है, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि इसमें टोटल सेल एक तरफ कितना है, दूसरे तरफ कितना है। तो एक तरफ वाला में से दूसरे तरफ वाले को घटा लेंगे, जिसका ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा वाला से कम में घटा लेंगे। तो इसमें कुछ मान लेते हैं कि एक तरफ होगा, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। जो उल्टा रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो सीधा रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो रहेगा उसी तरह, मतलब R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो ये टोटल करंट का वैल्यू, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू इस तरह का हो गया। ये तो हो गया सेल का कॉम्बिनेशन। हम लोग कैसे किए हैं? सेल का कॉम्बिनेशन किए हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम लोग करते हैं। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलिए ठीक है, थैंक यू।